हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए लीगल करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास का जो पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो है पी शशि कुमार वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2024। The Supreme Court has emphasized that trial court must exercise caution when accepting the identification of the stranger accused by the witness without a test identification parade। देखिए, इस केस के जो फैक्ट्स है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्स में हुआ क्या था, एक औरत थी जिनके दो बेटियां थी, ठीक, और हस्बैंड थे। हस्बैंड अपना सुबह निकल जाते थे ऑफिस के लिए और शाम को घर आते थे। जो बड़ी बेटी थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, यानी कि वो हॉस्टल में रह के अपनी शायद मेडिकल में पढ़ रही थी, तो मेडिकल की एग्जामिनेशन चल रहा था, तो हॉस्टल में रह के एग्जाम दे रही थी। और जो छोटी बेटी थी वो 10th में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी। वो अपना माता के साथ ही यानी मम्मी के साथ ही रहती थी। अब हुआ क्या, एक रात मदर के पास फ़ोन आया कि जो उनकी बड़ी बेटी है जो हॉस्टल में रह के पढ़ रही है उसको पेट में अचानक दर्द हुआ। तो वहाँ से फ़ोन आया हॉस्टल से कि आप अपनी बेटी को घर ले जाइए क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुक पा रही, इसको काफ़ी पेन हो रहा है। अब मदर ने क्या करा, मदर फादर के साथ उस बेटी के हॉस्टल चले गए बेटी को लेने। छोटी बेटी जो थी उनकी वो घर पे थी। अब वो जब बड़ी बेटी को लेकर आए तो जैसे वो जो उनका घर था वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था सोसाइटी में। तो जैसे वो जीने से स्टेयर से चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जीने से ना दो आदमी उतर रहे थे, जिसमें एक आदमी ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरा आदमी ने मंकी कैप होती है ना वो ओढ़ रखी थी। तो उन्होंने देखा, उसके बाद जब अपने घर का उन्होंने गेट खोला तो उनकी छोटी बेटी मरी हुई पड़ी थी, यानी कि उसका गर्दन कटी हुई थी और नीचे मरी हुई पड़ी थी। बाद में जब केस चला, एफआईआर हुई, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद हुआ क्या है कि जब पुलिस ने अरेस्ट करा तो इनको अरेस्ट करने के बाद इन पे चार्जशीट फाइल करी गई। चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में इनका केस ट्रायल की स्टेज पर आ गया, यानी कि विचारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड करा है उसको समझते हैं। कोर्ट ने बोला है that trial court must exercise caution when accepting the identification of a stranger accused by the witness without a test identification parade। अब एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नाम की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, उन व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया है उनको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और जो अपने गवाह होते हैं जिन्होंने अपराध होते हुए देखा है या जिनके साथ अपराध हुआ है वो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इन 5-6 व्यक्तियों में से इस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। तो इस केस में क्या हुआ था, जब वो अपराध करके भागे थे दोनों, तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि जो हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति था उसको बाय फेस से सबने देख लिया था कि हाँ इस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। परंतु जो दूसरा व्यक्ति था जिसने मंकी कैप पहन रखी थी उसको आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ तो जो बड़ा वो अपराधी जिसने हेलमेट पहन रखा था उसको सब गवाहों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस व्यक्ति ने ही अपराध किया। परंतु वो व्यक्ति जिसने मंकी कैप पहन रखी थी उसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। जब आइडेंटिफाई नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने तो दोनों को सजा सुना दी। जिसने हेलमेट पहनी उसको भी सजा सुनाई गई और जिसने मंकी कैप पहन रखी थी उसको भी सजा सुनाई गई। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रेंजर की, यानी ऐसे व्यक्ति को जिससे आज से पहले किसी भी गवाह ने आज तक नहीं देखा केस से रिलेटेड, अगर आप उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर रहे हो तो कोर्ट को काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो तो चाहेगा कि वो जो स्ट्रेंजर है उसको तो सजा मिले, परंतु यहाँ पर कोर्ट को काफी सावधानी से अपना टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की प्रक्रिया फॉलो करनी है। किस केस में, उस केस में जिसमें जो गवाह जिस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहता है वो एक स्ट्रेंजर के रूप में केस के सामने आया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था। सेकेंड केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2024। The Supreme Court observed that scope of Article 131 of Indian Constitution should be interpreted widely so that the other authorities acted under the direction of central government comes under the expression of Government of India। अब इस केस में क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में 5-6 महीने पहले ही वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए। आर्ग्यूमेंट्स किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीबीआई होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वन ऑफ द अथॉरिटी है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है उन मैटर्स पे जिन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देती है।
परंतु सीबीआई अगर किसी भी राज्य में जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो एक ये कानून बना हुआ है, एक ये नियम बना हुआ है कि सीबीआई उस राज्य सरकार से पहले परमिशन लेगी, परमिशन मिल जाएगी तो उसी स्टेट में, उसी राज्य में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अब इस केस में हुआ क्या है, जो वेस्ट बंगाल थी उन्होंने पहले तो कंसेंट दे दी कि ठीक है आप वेस्ट बंगाल में आके अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, परंतु कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिसमें वेस्ट बंगाल ने अपनी वो कंसेंट वापस ले ली। अब हुआ क्या, जब कंसेंट वापस ले ली तो उन दोनों यानी वेस्ट बंगाल और सीबीआई के बीच में अब लड़ाई झगड़ा होने लगा कि नहीं आप ऐसे कैसे कंसेंट ले सकते हैं। लड़ाई झगड़ा होते होते मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब आर्टिकल जो 131 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यानी ऐसे मैटर जिसमें राज्य दूसरी राज्य से लड़ाई कर रही है या केंद्र सरकार के साथ अदर राज्य है जो लड़ाई कर रहे हैं, यानी वर्सेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है कि ये जो वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के तहत यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत ये जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आई है, पहली बात तो ये मुकदमा बनता ही नहीं है आर्टिकल 131 के तहत। क्यों? क्योंकि 131 में लिखा है कि एक पार्टी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, दूसरी पार्टी राज्य सरकार होनी चाहिए। परंतु ये जो केस है, ये केस है सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल का, यानी कि एक तरफ सीबीआई है, दूसरी तरफ है राज्य सरकार। क्यों? और केंद्र सरकार ने यह भी अपनी राय दी कि जो सीबीआई है, सीबीआई को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह कंसीडर नहीं करते। यानी कि केंद्र सरकार का क्या कहना था, केंद्र सरकार का कहना था कि ये जो सीबीआई है ये केंद्र सरकार नहीं है। और आर्टिकल 131 केंद्र सरकार वर्सेस अदर स्टेट्स पे लगता है, तो वेस्ट बंगाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लेकर आई है, ये केस तो बनता ही नहीं है। परंतु यहां पर वेस्ट बंगाल ने अपनी एक आर्ग्यूमेंट्स रखी जिसके तहत उन्होंने कहा कि देखिए सर, आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट परिभाषा बताई गई है, जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, ठीक, उसमें अदर अथॉरिटीज भी है। तो अगर अदर अथॉरिटीज के तहत हम उन सारी अथॉरिटी को भी स्टेट मानते हैं जिसका कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केंद्र सरकार या स्टेट का होता है, तो वो भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती है। यानी कि वो सारी अथॉरिटीज जिसका कंट्रोल राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होता है, तो हम उस अदर अथॉरिटीज में को भी स्टेट की कैटेगरी में मानते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने बोला है कि जब हम आर्टिकल 12 के तहत अदर अथॉरिटीज को भी स्टेट की तरह मानते हैं, तो यहाँ पर जो सीबीआई है, सीबीआई का डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार। तो सीबीआई भी एक केंद्र सरकार की अथॉरिटी है और इस तरीके से हम आर्टिकल 131 के तहत सीबीआई वर्सेस केंद्र सरकार का ये मुकदमा लेकर आए थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया है कि जो आर्टिकल 131 का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो काफी बड़ा है, उसको हमें अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक। और केंद्र सरकार में वो सारे एक्सप्रेशंस आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आकर काम करते हैं, राइट। थर्ड केस है संजय बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी 2024 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कन्फेशन मेड टू पुलिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन चार्जशीट, राइट। देखिए, ये सब हमें पता है कि अगर पुलिस के सामने कोई भी व्यक्ति कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन की कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक। अब हुआ क्या, इस केस में पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो कुछ कन्फेशन भी हुए। अब पुलिस ने जब कन्फेशन सब कुछ हो गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो बाद में पुलिस ने अपनी एक चार्जशीट बनाई। उस चार्जशीट के अंतर्गत पुलिस ने जो कन्फेशन किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने दिए थे, उस कन्फेशन को भी चार्जशीट में इंक्लूड किया गया। अब उस चार्जशीट में जब कन्फेशन भी था और मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट रखी गई, तो मजिस्ट्रेट ने क्या करा, मजिस्ट्रेट ने जो चार्जशीट में कन्फेशन था, उस कन्फेशन को यूज करते हुए चार्ज फ्रेम करे और विचारण करके अपना जजमेंट सुना दिया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पुलिस अपनी कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है चार्जशीट में, वो एक गलत तरीके से प्रक्रिया है। यानी एक पुलिस इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कन्फेशन सिर्फ पुलिस के सामने आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू ही नहीं है तो पुलिस किस ग्राउंड पर,
किस ग्राउंड पर पुलिस चार्जशीट के अंतर्गत उस कन्फेशन को इंक्लूड करेगी जब उस कन्फेशन की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, और कैसे कोई मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन के बिहाफ पे चार्ज फ्रेम कर सकता है। तो एक गलत तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया गया और इस केस को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि कन्फेशन को किसी भी हाल में चार्जशीट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस है श्रुति अग्निहोत्री वर्सेस आनंद कुमार श्रीवास्तव, ये भी 2024 का केस है। Allahabad High Court ruled that Hindu marriage not proven by mere certificate from RS Samaj or registrar, सप्तपदी और other rights must be shown। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना ये था, क्योंकि ये मैटर हमारा हिंदू लॉ से रिलेटेड है और इस वाले जो टॉपिक है, इस टॉपिक से काफ़ी जजमेंट्स आते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहना था कि अगर कोई व्यक्ति यानी दोनों पार्टीज अगर हिंदू हैं और वो शादी करते हैं तो अपनी शादी प्रूव करने के लिए जो सर्टिफिकेट होता है या जो रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट होता है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर आप दोनों पार्टीज हिंदू हो, शादी कर रहे हो, तो जो आपके कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शादी करनी पड़ेगी, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, कोई बात नहीं। परंतु अगर आपके रीति रिवाज में सप्तपदी या कोई अन्य रीति रिवाज है, कोई अन्य राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने शादी करी और आप उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना चाहते हो तो हम कंसिडर कर लेंगे कि हाँ आप दोनों ने हिंदू लॉ के तहत शादी करी है। परंतु आपकी जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो आप प्रूव नहीं कर रहे हो, वो आपने शो नहीं करे एविडेंस के माध्यम से, परंतु आप क्या दिखा रहे हो कोर्ट में? सर्टिफिकेट, कि हम रजिस्ट्रार के कोर्ट में गए, हमने अपना शादी करी रजिस्ट्रार कोर्ट में और ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो कोर्ट कह रही है कि ठीक है, अगर आप खाली सर्टिफिकेट दिखा के ये साबित करना चाहते हो कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करी है, तो आपकी शादी को हम शादी नहीं मानते, आप रीति रिवाज के तहत भी आपको शादी करनी पड़ेगी। ये कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और ये जजमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी पीसीएसजे को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेन्स में आपका हिंदू लॉ आता है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जो लास्ट केस है उसका नाम है अमरो देवी वर्सेस जुल्फी राम, डिजीज रिप्रेजेंटेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑर्डर 23 रूल 3 CPC requires compromises to be in writing and signed by the parties. The Supreme Court states that verbal agreements before the court are insufficient. अब देखिए इस केस में हुआ क्या था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक कंसेप्ट है लीज पेंडेंस वाला, यानी दो पार्टीज के बीच में झगड़ा था किसी संपत्ति से रिलेटेड। अब हुआ क्या, झगड़ा जब चल रहा था तो झगड़े के प्रोसीडिंग कार्यवाही के चलते हुए एक पार्टी ने अपनी हिस्से की जो संपत्ति थी वो किसी और तीसरे पार्टी को दे दी। ठीक है, तीसरे पार्टी को भी ये बात पता थी, परंतु हुआ क्या कि जब दो पार्टीज के बीच में जो वाद चल रहा था, बाद में जो प्रॉपर्टी दी गई उसके बाद दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज क्या करा, क्योंकि दोनों पार्टीज क्या थी, एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था, तो दोनों ने कहा कि देखो भैया मैंने प्रॉपर्टी दे दी अपनी, ठीक है, और उससे पैसे ले लिए, अब हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके मैं केस जानबूझ के हार जाऊंगा, तो इससे क्या होगा, सारी संपत्ति आपके पास आ जाएगी। और लीज पेंडेंसी का जो डॉक्ट्राइन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके तहत क्या होगा, जो प्रॉपर्टी मैंने जिस व्यक्ति को दी है वो कोर्ट उससे वो प्रॉपर्टी लेकर आपको ही दे देगी, क्योंकि लीज पेंडेंसी की एक डॉक्ट्राइन है। अब है क्या वो उसमें नहीं जाते हैं, बस ये आपको समझना है कि लीज पेंडेंसी डॉक्ट्राइन के तहत अगर केस हार जाता है वो पार्टी जिसने अपनी प्रॉपर्टी कार्यवाही के दौरान किसी थर्ड पर्सन को दी है, तो कोर्ट उस थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी लेके जो व्यक्ति जीता है उसको संपत्ति दे देता है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया कि भैया मैं हार जाता हूं, आपके पास सारी संपत्ति आ जाएगी, बाद में आप प्रॉपर्टी मुझे जो भी आपको सही लगे उचित लगे उतनी संपत्ति आप मुझे दे देना। अब ये बात पता चली उस थर्ड व्यक्ति को जिसकी संपत्ति दे दी गई है, जिसके पास संपत्ति आई है, जिसने खरीदी। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हाँ उससे पहले एक चीज और हुई, दोनों पार्टीज जब जिस कोर्ट में विचारण चल रहा था उनके समक्ष जाके खड़े हो गए और जज साहब से कहा कि जज साहब हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो अब सुलझ चुका है, तो हम दोनों भाइयों ने क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो अब हम कोई केस नहीं लड़ना चाहते। तो जज साहब ने सोचा कि भाई ठीक है, जब दोनों पार्टीज के बीच में पहले विवाद था, अब दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो मैं आगे केस करके क्या करूं। तो जज साहब ने भी अपना जजमेंट वहीं पे सुना दिया। परंतु जज साहब से गलती क्या हुई कि उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा जो हमारा ऑर्डर 23 रूल 3 बात करता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज आपका लिखित में होना चाहिए। ठीक है, बाद में जिससे पार्टी बदल ना जाए कि हाँ हमारे बीच में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था।
तो यहाँ पे जज साहब ने क्या करा कि कॉम्प्रोमाइज को लिखा नहीं और अपना जजमेंट सुना दिया। वो जो थर्ड पार्टी था फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन रखी है कि अगर किसी के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज आपका लिखित में होना आवश्यक है, उसके साथ साथ उन पार्टीज के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अगर कोई वर्बल एग्रीमेंट कर रहा है कोर्ट के समक्ष कि हमारे बीच में सर कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप प्लीज जजमेंट सुना दो, तो ये जो वर्बल एग्रीमेंट हो रहा है उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। तो ये कोर्ट को ध्यान में रखनी चाहिए और ये आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट है सीपीसी से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का है लेटेस्ट, तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।